तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली बार कहाँ छोड़ा था? एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था शुरुआत में पहले कि हमारा जो मैटर होता है सबसे पहले किससे बनता है? एटम से। और एटम में दो टाइप के चेंजेस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिर जब हमने फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में देखा था, उसके बाद फिर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनका जो मास होएगा हमेशा सेम होएगा। फिर उसके बाद होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मेरा कहता है कि जब भी मेरा कोई एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होएगा, तो कोई एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, उसको एक फिक्स्ड रेशियो में हमेशा कंबाइन होना पड़ेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा CO2 होती है, तो CO2 का मतलब क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने तीन ऑक्सीजन लगा दिया, एक ही ऑक्सीजन लगाया तो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। तो उसमें क्या आएगा? कोई नया कंपाउंड बन जाएगा, पर वही सेम कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी थी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमको ये कहती है कि जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, या जो भी मैटर होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। और वो 6 लिस्टेड थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इन दोनों को साथ लेके चलता है और उसके अलावा बाकी रूल्स देता है। तो टेक्निकली तुम ये मान सकते हो कि जितनी भी डिस्कवरीज हुई है सबका एक समरी या सम अप है, वो मैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि हमारे एटम्स असलियत में कंबाइन कैसे करते हैं, या फिर जो ये बॉन्डिंग है ये होती कैसे है। तो हमने दो टाइप के बॉन्ड देखे थे, एक हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड और एक देखा था हमने आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में मैंने क्या बताया था कि जब हमारे उसमें क्या होता है, एक तो हमारा ऐसा एटम होता है जिसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होते हैं उसको क्या करने होते हैं? आपस में डोनेट करने होते हैं या फिर लूज करने होते हैं, ताकि वो क्या करे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। फिर दूसरा हमने देखा था, एक होता है जिसके अंदर हमारे जो एटम है उसको कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिससे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाए। तो इनके दोनों के बीच में क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है कि एक तो हमारा क्या है, देने वाला, और एक है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर डायरेक्टली हो जाता है। फिर हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारा एटम होता है या तो दोनों हमारे लेने वाले होते हैं या दोनों हमारे देने वाले होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन नहीं हो पाता है। जिस वजह से वो क्या करते हैं, एक नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग का मैंने कैसे बताया था कि वो आपस में क्या करते हैं, जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं। जिसमें क्या होता है कि भले ही दोनों ने कम कम पैसे लगाए हो, पर जो दोनों का सम अप रुपीज होता है जॉइंट अकाउंट में वो ज्यादा होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या होता है, भले ही दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन या अपना शेयरिंग के लिए दिए हो, पर टोटल उनके पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर हमने तीन टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हम कब दिखाते हैं? जब हमारे दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड कब होता है? जब हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कब होते हैं? जब तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या थे? हाइड्रोजन हमारा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। इसको हम दिखाते कैसे? हाइड्रोजन के पहले हमने जो नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसके बेस पर उनके बॉन्डिंग दिखा दी। फिर जो हमारा क्लोरीन होता है वो भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। फिर हमने देखा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। तो एक में क्या है, हाइड्रोजन एटम, एक में क्लोरीन एटम। तो ये ऐसे कंबाइन होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। फिर हमने इनकी नेमिंग देखी थी। नेमिंग में हमारे रूल क्या थे? हमारे पास चार रूल्स थे। पहला रूल हमारा क्या कहता था कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होएगा, उसमें जो फर्स्ट वाला अल्फाबेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है। तो ये सब जो फर्स्ट वाले अल्फाबेट्स होते हैं इनका नाम हम सेम रखते हैं। फिर हमारा सेकंड वाला क्या कहता है, इनके साथ हम फॉलो में क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इनके पीछे फिर हम क्या लगाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स। ये क्या दिखाते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रेजेंट है। फिर हम बोलते हैं कि जब भी हमारे उसमें क्या होता है, कभी भी वॉवल आ जाता है, जैसे मोनो ऑक्साइड में ओ तुम्हारा वॉवल है, तो हम क्या करते हैं, एक वॉवल को हटा देते हैं या उसके जो प्रीसीडिंग वाला वॉवल होता है उसको हटा देते हैं, और नॉर्मल जो हमारा बाकी नाम होता है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और जो हमारा सेकंड वाला नेम होता है, फर्स्ट नेम का तो क्या ऐसे कैसे रखेंगे, और जो सेकंड वाला नेम होता है उसका क्या हम क्या लगा देते हैं, IDE लगा देते हैं, IDE। जैसे ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्साइड हो जाएगा, फ्लोरीन का है तो फ्लोराइड हो जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ऐसे करके है। तो ये हमारे ऐसे तीन चार रूल्स होते हैं, इनके बेस पे फिर हम नेमिंग करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो एक बारी। तो फिर अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू के लिए क्या है, सबसे पहले हम चालू करते हैं आयोनिक बॉन्डिंग।
आयोनिक बॉन्डिंग हमारी अच्छी क्यों होती है? आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टली गेन या लूज होता है। गेन या लूज का क्या मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये टेक्निकली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है इसलिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जो तुम्हारा लोन देने वाला व्यक्ति और लोन लेने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे इसके अंदर क्या है, अब हमारे इसमें आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर ही स्ट्रॉन्गर होता है। और ये ज्यादातर हमारे कौन दिखाते हैं, ये हमारे जो मेटल नॉन मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब हमारे को ज्यादातर आयोनिक बॉन्ड शो होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड हमको कब शो होते हैं, जब हमारा क्या करता है, मेटल मेटल या नॉन मेटल बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज पिछली वाली लिखवानी रह गई थी, मैं ही लिख देता हूँ। जब हमारा क्या हो, नॉन मेटल बॉन्डिंग हो। जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, वो क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि ऑक्सीजन कोई मेटल तो है नहीं, ऑक्सीजन तो गैस है। तो नॉन मेटल इनकी बॉन्डिंग में ज्यादातर हमको शो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी कि बाई चांस अगर तुमसे डिफरेंस पूछ ले कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में, तो बता सकते हो। ठीक है। इफ द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है, एक ऐसा एटम है जिसके पास कितने, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। इट वुड जनरली डोनेट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा, जनरली क्या उसकी टेंडेंसी होगी, डोनेट करने की। तो अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई 4 सच एलिमेंट्स अमंग द 18 एलिमेंट्स। अभी क्या है, 18 एलिमेंट्स के बीच में से हम कोई भी ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं, और फिर हम देखते हैं। यू आर फेमिलियर विद सोडियम क्लोराइड, तो एग्जाम्पल डायरेक्टली चालू करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला नमक होता है, एंड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, जो हमारा सोडियम होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास हमारे। ठीक है। तो अब 11 इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को भरने होंगे तो कैसे होंगे, के शेल में हमने 2 भर दिए, के में हमने 2 भर दिए, ठीक है, एल में हमने 8 भर दिए, और एम में हमने कितना भर दिया, 1 भर दिया। एम में हमने 1 भर दिया। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तभी तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसके पास क्या होंगे, फिर ये बाहर वाला लेयर खत्म हो जाएगा और क्या होंगे, अंदर वाले में 8 पूरे आ जाएंगे। तो ये क्या आएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो इसलिए क्या कोशिश करेगा कि मैं किसी तरह क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ। अब ये सोचो कि जैसे हम किसी को मान लो दान करते हैं या फिर किसी को हम पैसे उधार देते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, कि हाँ वाह हमने कुछ अच्छा काम करा है। तो ऐसे एटम्स के अंदर भी क्या होता है, जैसे हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जितना हमने इलेक्ट्रॉन निकाला उतना क्या आ जाएगा, हमारे एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये चीज डिफरेंट है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोई चार्ज जैसे डेवलप नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्डिंग में तो बस क्या है, तुम्हारे दोनों एटम्स क्या होते हैं, शेयरिंग में आ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे ऐसे करके चार्ज डेवलप हो जाता है प्लस का। हम्म। अब चलो फिर, ये तो हो गई बताने वाली बात कि मान लो हमको अच्छा लगता है दान करना, तो हमारे से प्लस चार्ज प्लस आ गया, हमने इसको ऐसे करके याद कर लिया। बट ये प्लस चार्ज इसलिए में आता कहाँ से है, तो मैं चलो एक बार ये भी बता ही देता हूँ। ये प्लस चार्ज आता कहाँ से है, ये क्या होता है, मेरा न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर होते हैं ऑर्बिटल्स, जो तुम्हारा नॉर्मल ये सर्कल में घूमते हैं। ऐसा तो सही नहीं बना। ठीक है। मान लो ये जो तुम्हारा पिंक वाला ये ऑर्बिटल है, ये जो पिंक वाला तुम्हारा ऑर्बिटल है, तो मान लो अगर मैंने सोडियम ही लिया, जो मेरा सोडियम है, मैंने इसी कॉन्फ़िगरेशन ली, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 281। 281 का मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरे को एक चीज पता है कि मेरे एटम्स क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्या मुझे ये चीज पता है, मेरे जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पता है। तो इसका मतलब क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन भी होंगे मेरे। अभी मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसको हम N0 से दिखाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या मेरे एटम में यही प्रेजेंट होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तभी तो मेरा एटम ये हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, स्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या बैठा हुआ है, 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं। और जो भार है, भार क्या घूम रहे हैं, भार 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं गोल गोल। और भार ऐसे कैसे करके गोल गोल करके 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने
तुम्हारे को वो आया कि जो मेरे सोडियम ने बोला कि मेरे को ना स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए उसने क्या करा, जो इसका आउटर मोस्ट शेल था, आउटर मोस्ट शेल में किसे बनाता हूँ, ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लो इसका आउटर मोस्ट शेल था ग्रीन वाला, इसको डार्क भी कर देता हूँ। तो ये ग्रीन वाले शेल में क्या था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था इसके पास। जैसे ही इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंका, स्टेबल होने के लिए इसने इसको बाहर निकाल दिया, तो अब मेरे नए वाले एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, क्या लगता है? अब जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, पहले मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे मेरे पास? 10 रह जाएंगे। तो अब मेरे पास नई कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ग्रीन वाला तो एक खत्म हो गया जो शेल था, तो कौन से रह गए, बस पिंक वाले रह गए। तो पहले मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब मेरे पास पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। पर मैंने प्रोटॉन तो छेड़े ही नहीं। प्रोटॉन तो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, उनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता है। तो वो तो अभी भी कितने थे, 11 ही थे। तो क्या अब मेरा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा, जो मेरा एटम था? क्या मेरा एटम अभी न्यूट्रल रहा, क्या लगता है? क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, मतलब 10 माइनस चार्ज है और 11 प्लस चार्ज है। तो क्या ये न्यूट्रल रहा, क्या लगता है? नहीं, ये न्यूट्रल नहीं रहा। तो कितना इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, इस पे एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। और वो किस वजह से आया, क्योंकि हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इस वजह से क्या हुआ, वन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इस पे एक्स्ट्रा रह गया, जो पहले जो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने निकाला था, ये बैलेंस कर रहा था। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम जब इस एटम को दिखाते हैं, तो ये जो नया वाला हमारा बना एटम है, इसको हम क्या करते हैं, प्लस साइन लगा देते हैं। ये प्लस हमारा क्या दिखाता है, कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, हमारे एटम के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो इतने सारी कहानी तुमको अच्छे से याद ना रखनी पड़े, बस क्या करना है, एक बार दिमाग में रख लेना कि तुमको पता होना चाहिए क्या है ये। पर जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं सीधा क्या बोल लूंगा, कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो मैंने एक, मान लो कि मैंने है ना, एक 100 का नोट का दान कर दिया है, तो इसलिए मेरे उस पर क्या हुआ, एक प्लस का चार्ज आ गया। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल देता बाई चांस कभी, तो क्या होता है, मैंने 200 के नोट का दान कर दिया, तो क्या होता है, उसमें +2 आ जाता मेरे ऊपर। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, ऑल्दो हम निकालते नहीं है 5 इलेक्ट्रॉन, पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, तो मेरे को कितने का चार्ज आ जाता, मेरे पास +5 का चार्ज आ जाता। समझ आई ये वाली बात, कि हमने चार्ज असलियत में लिखा क्यों? वो तो अलग बात है कि हाँ हमने दान करा इसलिए हमको अच्छा लगने लग गया, उसके लिए हमने प्लस लगा दिया। पर हमने असलियत में हुआ क्या अंदर, असलियत में ये हुआ उसके, कि जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहा था ना, वो इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया, तो उसमें प्लस चार्ज की मात्रा ज्यादा हो गई। आई क्या वाली बात समझ में? ठीक है। तो अब आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ, मेरा ये चार्ज बन गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, कि जब भी मेरे एटम के ऊपर पता है चार्ज आ जाता है, तो मैं उसको नया नाम दे देता हूँ। मैं उसको नाम दे देता हूँ आयन। मैं अब उसको एटम नहीं बोलता हूँ, मैं उसको क्या बोलता हूँ, आयन। अब आयन भी मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, कि जरूरी थोड़ी है मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला हो सकता है मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, ये भी तो पॉसिबल है। ये थोड़ी मैं हर बार निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है मैंने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हो। तब बताओ कौन सा चार्ज आना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने बाई चांस दे दिया इसको, तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इस पे क्या चार्ज आया है, प्लस का चार्ज आया है। अगर आगे जाके कभी मैं इस इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो कौन सा चार्ज आना चाहिए, क्या लगता है? माइनस का चार्ज आना चाहिए, सही बात है। तो वो अब इसमें देख लेते हैं हम। अब ये क्या है, मेरा क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है। तो देखो स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जैसे क्या करा, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब क्या हुआ, इसके आउटर मोस्ट में 8 हो गए। पर इसके साथ क्या आया है, एक नेगेटिव चार्ज बन गया है इसके ऊपर। और नेगेटिव चार्ज ये कैसे बना, कि हम इसको कैसे मान सकते हैं, कि अगर मैं क्या करता हूँ, किसी से उधारी लेता हूँ, या किसी से दान लेता हूँ, या किसी से पैसे लेता हूँ, तो क्या होता है, मुझे अंदर से दुख होता है, या फिर मैं क्या करता हूँ, अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा उसको, नेगेटिविटी। और जितने ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं जितने ज्यादा मैं उधारी लूंगा, उतना ही क्या होगा, मैं दुखी होता रहूंगा। ठीक है, तो कैसे देख सकते हैं।
पर मेरे एटम के अंदर वैसे क्या हुआ, वैसे मेरे एटम के अंदर हुआ। मेरे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? मेरे क्लोरीन के पास थे 8 2 10 और 7 17। मेरे उसके पास थे, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, जब वो न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल था तो इसका क्या मतलब था कि इसके प्रोटॉन में कितने होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे। बट जैसे ही मैंने क्या करा, इसको स्टेबल कराने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और पकड़ा दिया, तो क्या हुआ इसके साथ, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और पकड़ा दिया, तो अब इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। पर प्रोटॉन तो अभी भी सेम ही है कि मैंने प्रोटॉन तो दिया ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ इसमें, इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने रहे, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 18 हो गए, पर प्रोटॉन कितने रहे, 17। तो जो पहले मेरे 17 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे वो तो कर रहे हैं, पर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं। तो क्या होएगा, इस पे एक मेरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का। तभी मैं उसको क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम किसी का था माइनस से, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, एक माइनस आ गया। ठीक है, और इसको भी हमने क्या बोल दिया कि जब भी किसी चीज के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको नया नाम दे दो, और वो नया नाम क्या है, आयन। हमेशा याद रखो, जब भी चार्ज आए तो उसका नया नाम क्या देना है मेरे को, आयन। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको भी मैंने आयन बोला और इसको भी मैंने आयन बोल दिया, दोनों चीजों अगर मैं आयन बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो सकती है क्या मेरे को कि मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है? हो सकती है। तो इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ कट आयन। इसको नया नाम दे दिया, आयन तो पीछे है ही, बस क्या क्या लगा दिया, कैट लगा दिया, कट हो गया ये। तो कट आयन नाम दे दिया मैंने इसको, ताकि क्या हो, मैं डिफरेंशिएट कर सकूं, ये मेरा क्या हो गया, कट आयन सारे कौन से होते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो मेरे इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनका नाम मैं क्या दे दूंगा अब, अनायन। तो क्या अब मुझे इस पे कभी भी कंफ्यूजन होगी कि मैं कौन से वाले आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले? क्या लगता है, कंफ्यूजन होगी मेरे को? नहीं होगी। ठीक है, अब कभी 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 क्या होता है पेपर में, जैसे मान लो तुम टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में बैठे होते हो, और तुम भूल जाते हो कि मेरा कौन से वाले आयन क्या दिखाता है, कि कटायन मेरा इलेक्ट्रॉन देने वाले को दिखाता है या इलेक्ट्रॉन लेने वाले को दिखाता है, या जो मेरा अनायन है वो मेरा इलेक्ट्रॉन लेता है या मेरा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस चीज को मैं पेपर में कैसे याद रखूँ, छोटी सी बहुत ट्रिक सी है ये, पर तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, कटायन को ऐसे लिखो, CaTiON, ठीक है, यही कटायन की स्पेलिंग होती है। इसमें एक अल्फाबेट पे फोकस करो, वो क्या है, टी। तो टी मेरा कैसे दिख रहा है, ये प्लस साइन जैसे दिखाई दे रहा है टी मेरा, टी मेरा प्लस साइन जैसे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मतलब ऐसे याद कर लो कि जो भी मेरा कटायन है वो क्या आएगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हमेशा प्लस का चार्ज आएगा। और प्लस चार्ज किसके ऊपर आता है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इससे मैं क्या कभी भूलूंगा नहीं अब कि मेरा कटायन कौन से वाला होता था। तो कटायन कौन सा होता है, क्योंकि मेरे को टी ए प्लस जैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, कटायन होता है मेरा जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, जो दान करता है इलेक्ट्रॉन अपना, वो मेरा कटायन हो गया। ठीक है, फिर इसको हम कैसे दिखाते हैं, अगर मेरे को जैसे मान लो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के ना दिखाना पड़े तो उसको छोटे में भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा। छोटे में से कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके, कटायंस एंड आयनायंस आर कलेक्टिवली नोन एज आयंस, मतलब कि इनको दोनों को मिला के क्या हम नाम देते हैं, आयंस। ठीक है, और ये किससे जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये चीज बहुत जरूरी है, ये एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें लिखी होती है, पर कभी भी एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होता है, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या माइनस चार्ज है, एक चीज के ऊपर माइनस चार्ज है, एक चीज के ऊपर प्लस चार्ज है। तो प्लस और माइनस हमेशा क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। याद है मैंने बताया था, लाइक चार्जेस रिपेलेंट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हाँ, तो इसलिए क्या है, प्लस और माइनस क्योंकि मेरा चार्ज आ गया दोनों के ऊपर, इस वजह से क्या ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, कैसी बॉन्डिंग होती है इसकी, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। जबकि यहाँ पे क्या था, कोवेलेंट के अंदर ऐसी कोई फोर्स नहीं थी। कोवेलेंट में बस क्या होता है, मेरा म्यूचुअल शेयरिंग होता है। कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता कि कोई और स्पेशल फोर्स काम कर रही होती है, इसमें बस क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसीलिए।
इसलिए इनमें क्या होता है, थोड़ा वीक बॉन्ड होता है कि मतलब कभी भी तुम इसमें मान लो जोर डाल दोगे या फिर इसको कभी तुम गर्म कर दोगे, है तो ये क्या आएगा, जल्दी टूट जाएगा आपस में। पर ये क्या, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको छोटे में हम कैसे दिखाते हैं, और इसका एक और नाम इसलिए क्यों रखा, आयोनिक बॉन्डिंग रखा है इसलिए हमने इसका नाम, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो आयन्स बनते हैं जो क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। उसको दिखाते क्या है, सोडियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में। ठीक है, और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने थे, 7 थे। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोरीन के आगे 7 डॉट बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, Na के ऊपर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्या बन गया, Na का कटायन बन गया। और Cl के ऊपर क्या करेंगे, हम आठों के आठों इलेक्ट्रॉन बना देंगे और क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, NaCl पूरे बन जाएंगे। ये चीज समझ आई। ठीक है, आप बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पहले एक बारी, फिर इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसके बाद है अब हमारा कि एक और हमारा ऐसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है सल्फर का। सल्फर में क्या होता है, हमारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है, और फिर क्या करता है, उसके वो कितना चार्ज आ जाता है, 2 माइनस का चार्ज आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, ये दो के उसमें दुखी हो गया कि मैंने 2 बार उधार ले लिया, इसलिए क्या हुआ, 2 माइनस का चार्ज आ गया। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड की जो नेमिंग होती है ना, थोड़ी सी अलग होती है कोवेलेंट के मुकाबले, क्योंकि आयोनिक में क्या होता है, प्रॉपर मेरे आयंस, प्रॉपर मेरे वो बनते हैं, क्या कहते हैं इसको, चार्जेस वगैरह, इलेक्ट्रॉन रिलीज और इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ी सी अलग होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। इन नेमिंग, नेम ऑफ द कटायन इज रिटर्न फर्स्ट। मतलब उसमें तो क्या आता है कि जो एलिमेंट पहले आ रहा है ना, वो लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, जो एलिमेंट पहले आ रहे हैं। पर यहाँ मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा कटायन है, मतलब जो मेरा प्लस का चार्ज है, वो मैं सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, अनायन। तो ये हो गया मेरा पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल मेरा सेम है कि जो मेरा सेकंड वाला हो गया, जो मेरा अनायन है, वो किससे एंड होएगा, आईडीई से। तो ये सेकंड रूल सेम ही है जैसे उसके अंदर था, कोवेलेंट के अंदर, कि जो आगे वाला वर्ड होता है, सेकंड वाला वर्ड होता है, वो क्या होता है, आईडीई से लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, जनरली मेटल्स फॉर्म कटायन। मैंने बताया ना, मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग होती है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्लस चार्ज बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, तुम्हारा मेटल है, और क्लोराइड क्या है, तुम्हारा नॉन मेटल है। अब तुम एक चीज देखो कि क्लोराइड लिखा है, क्लोरीन नहीं लिखा, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड में जो तुम्हारा सेकेंड वर्ड है, वो क्या है, क्लोरीन है। और हमको पता है कि सेकेंड वर्ड क्या होता है नेमिंग के अंदर, हम आईडीई लगा देते हैं, तो क्लोराइड हो गया। और क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है तुम्हारा CaO। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम तो सही लिखते हैं, पर ऑक्सीजन की जगह हमने क्या लगा दिया, सेकेंड वर्ड है तो आईडीई लगा दिया। फिर है मैग्नीशियम सल्फाइड, हमने मैग्नीशियम सल्फर नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, और सल्फर की जगह क्या कर दिया, सल्फाइड कर दिया। ऐसे और भी होते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि काफी सारे आइटम भी मिला के आयोनिक बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरा वो है, ये है सोडियम। ठीक है, जो जुड़े सोडियम हमेशा क्लोरीन को ही दे इलेक्ट्रॉन अपना दान में, हो सकता है किसी और एलिमेंट को दे दे वो दान में, तो उनकी फिर अलग नेमिंग होती है। इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, मतलब इसमें क्या होते हैं, काफी सारे टाइप के एटम्स मिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल कुछ है क्या, तुमने वो सुना है विनेगर, विनेगर सुना है तुमने। हाँ, तो विनेगर के अंदर पता है क्या प्रेजेंट होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है CH3, है ये अभी मत याद करना, है ये बस मैं एक बार थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे जब यूज आएगा तो मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे बनता भी है, ये वही बता दूंगा, तो तुम घर बैठ के विनेगर बना लेना बस। CH3COH।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एसिटिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है देखो, हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है, NaCl, Na और Cl दो ही एटम्स है N2O4, N और O दो ही है, PCl3, P और C दो है, पर यहाँ पे देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे उनको मैं बोलता हूँ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, और ये जो पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं क्या होते हैं, आईडी से एंड नहीं होते, ये चीज जरूरी है, ये क्या आईडी से एंड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वैलेंसीज लिखी हुई है, ये टेबल तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्या होता है जब भी अब आगे तुम अब कंपाउंड्स बनाना चालू करोगे ना तो क्या होएगा, ये तुम्हारे को अब अच्छे से लर्न होनी चाहिए, लर्न देम ऑल। ठीक है, इसमें सबसे जरूरी मार्क करा देता हूँ मैं तुम्हारा, सबसे जरूरी मार्क कौन कौन से होते हैं। एक तो कौन सा होता है मेरा, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर कौन सा होता है, सिल्वर इतना पूछता नहीं है, वो कैल्शियम पूछ सकता है, कैल्शियम हो गया। ठीक है, और ये आयरन के अंदर वो फंस आता है। आयरन के दो कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। फेरस में वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और फेरिक में क्या करता है, वो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ऐसी कॉपर है, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस में क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्यूप्रिक में क्या होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम जरूरी है, एल्यूमिनियम पूछ सकता है वो। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सारे तो लाइन में याद कर सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ऐसे करके तो लाइन में लाई याद हो जाएंगे। ये तीनों तो ऐसे याद कर लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, और सारे याद करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, बस मेन मेन बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ऑक्साइड और सल्फाइड है, ये भी पूछ सकता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 माइनस, और सल्फाइड का क्या होता है, H2 माइनस। ठीक है, तीन चार और होते हैं ना, शायद लिख नहीं रखे हैं सारे, और ये सारे याद कर लेना, ये ऐसे कैसे, ये तुम्हारे पता क्या है, ये वाले जो है ना, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, अमोनिया, है, ये सारे क्या है, तुम्हारे क्लास 10th में भी काम आएंगे, और अगर तुम आगे 11th 12th में जाके साइंस लोगे तो वहां पे भी काम आएंगे, तो ये क्लास 10th तक के लिए बहुत जरूरी है, ये वाले तो, जो ये वाले छह लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो पूरी टेबल है ना, जितने भी है, अभी देख के लगेगा बहुत बड़ा है, अभी देख के लगेगा कि वरना बहुत मुश्किल है, पर जैसे जैसे तुम यूज करोगे ना, तुमको याद होने लग जाएंगे अपने आप ही सारे के सारे। ठीक है, मतलब यहाँ तो कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो ठीक है, ये वाले जो तुम्हारे चार है ना, इनको तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीबीएसई वाले होते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है। हाँ, ठीक है, सीबीएसई वाले तो उनको बड़ा मजा आता है, जिस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो पेपर में देने के लिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना इन चारों का, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। अब आगे अपनी मेन चीज, इसके लिए चाहिए हमारे को प्रैक्टिस। हाँ, पूछ लेगा। फेरस का वो क्या होता है, वैलेंसी कितनी होती है, फेरस में आयरन के ऊपर Fe होता है, आयरन, तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना आता है, या फेरिक में आयरन के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है, या फिर कभी पूछ सकता है वो बताओ क्यूपरिक या फेरस है, इन दोनों में किसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, ऐसे पूछ सकता है वो तो टीचर के ऊपर है ना, तो कुछ भी बना सकता है, कभी कभी वो क्या बोलता है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या आता है कि है ना, राइट दी कॉन्फ़िगरेशन एंड चार्जेस ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स विद देयर सब एलिमेंट्स, या मान लो विद द आयंस एंड देयर सब आयंस, एग्जाम्पल में आयरन और कॉपर, तो आयरन के बारे में तुमको लिखना पड़ेगा, दो टाइप के होते हैं, फेरस और फेरिक, और कॉपर भी दो टाइप के होते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये तुम्हारे को चाहिए, अब केमिकल फार्मूला क्या है, तुम साथ साथ में लिखते रहना मेरे साथ साथ, और तुम्हारे को याद होता रहेगा, और इसके लिए बस तुमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ और क्या चाहिए, ये टेबल याद होनी चाहिए, ये जितने एलिमेंट्स हैं इनकी, इनके चार्ज की। चालू करते हैं एक बार, जब भी हमको केमिकल फॉर्मूला, अब हम कहाँ पे आ गए, अब केमिकल फॉर्मूला हम खुद से बनाएंगे, जैसे याद है मैंने पीछे लिखी थी इक्वेशन BaCl2,
तब तुमको लगा होगा कि डायरेक्टली BaCl2 कैसे लिख दिया आपने, है, या फिर जब मैंने बोला था कि NaCl होता है, तो डायरेक्टली NaCl कैसे लिख दिया। कभी कोई ऐसा लगता होगा कि ये डायरेक्टली कैसे केमिकल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं नाम पढ़ के, जैसे किसी में सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का डायरेक्टली NaCl लिख दिया। तब हम उस वाला पार्ट पे आ रहे हैं कि कोई तुमको नाम बोलेगा, तुम उसका फॉर्मूला बता दोगे वो कैसे निकालना है। तो थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लो ध्यान से, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहला काम तो बस हमारा क्या है, जो हमारा वर्ड दे रखा है, जैसे हाइड्रोजन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल लिख देंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। फिर अगला क्या है, वैलेंसी लिख देंगे उस वाले एलिमेंट की। और वैलेंसी टेबल कौन सी है हमारी, ये वाली। हम उसे क्या लिख देंगे, वैलेंसी लिख देंगे जो हमारा एलिमेंट है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट आफ्टर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एज शोन बिलो। ये वाली लाइन में समझाता हूँ। अब ऊपर की दोनों लाइन तुमको पता लगी गई, ये तो आसान है। अब मैं समझाता हूँ नीचे वाली क्या कहती है। जैसे उसने मेरे को बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड दो वर्ड से मिलके बना है, एक मिला है मेरे को हाइड्रोजन और एक मिला है मेरे को क्लोराइड। तो ठीक है, अब देखो मेरे क्लोराइड के आगे IDE लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा कि ये मेरा क्या सेकंड नंबर पे आना चाहिए और जो हाइड्रोजन है फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो इसलिए H मैंने पहले लिख दिया और क्लोराइड में मैंने Cl क्या लिखा, बाद में लिखा। अब मुझे पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मैं साइड में सोचूंगा 7 होती है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसने बस क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसलिए हमने क्या लिख दी, इसकी वैलेंसी 1 लिख दी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, फिर हम बस क्या करेंगे, हाँ फिर हम बस क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पैर में लिख देंगे। जैसे ये क्या करा है, H के पैर में लिख देंगे और Cl के किस में लिख देंगे, पैर में लिख देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, अगर मैं इसको अब लिख दूं तो ये मेरा बन गया H, उसके नीचे क्या आ गया 1, और फिर क्या आ गया Cl, उसके नीचे क्या आ गया 1। ठीक है, अब 1 और 1 तो क्या है, मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, मैंने शुरुआत में बताया था जो मोनो वर्ड होता है, मोनो का मतलब क्या होता है 1, तो हम उसको लिखे ना लिखे इतना उसमें मतलब नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसे क्या लिख देता हूँ डायरेक्टली HCl। ठीक है, समझ आया कैसे लिखा है ये, समझ आया ये कैसे लिखा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो अब हो गया तुम्हारा एनसीईआरटी का मेथड, कि जो एनसीईआरटी वाले कराएंगे ये एनसीईआरटी का मेथड है। पर जरूरी थोड़ी है कि हमको एनसीईआरटी से हर बारी उसमें समझ आ ही जाएगा, ये जो एनसीईआरटी का मेथड है वो हमको हर बार याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक मेरा भी मेथड है छोटा सा, वो इसके जैसा ही है, बस उसमें क्या है, तुम सोच ज्यादा अच्छे से सकते हो। ये मेरा H होता है और ये मेरा Cl होता है। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, क्या लगता है, देगा। तो देने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, अगर इसने मान लिया वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आ जाएगा। ऐसे ही मेरा क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा। तो लेने का मतलब क्या है, इस पर कितने का चार्ज आएगा, -1 का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ऐसे उस पर कितना आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। ये चीज समझ आई हो तो बताओ। तो बस अब क्या करना है, जैसे मुझे पता लग गया कि मैंने दोनों के ऊपर चार्जेस लिख दिए उसके, तो मैं क्या करूंगा, इसका चार्ज इसके पैर में लिख दूंगा और इसका चार्ज इसके पैर में लिख दूंगा। तो ये क्या बन गया मेरा, H, और इसके चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1।
मैं इसको प्लस या माइनस नहीं देखूंगा, प्लस या माइनस बस क्या बताता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया है। ठीक है, मैं बस क्या लिखूंगा यहाँ पे, वन लिख दूंगा, और इसे Cl के साथ क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फिर से क्या बन गया, HCl बन गया। तो टेक्निकली दोनों से आंसर सेम आएगा और बात भी सेम ही कर रहा है वो। पर जो ये वाला मेथड है, मेरा वाला, इससे तुमको एक और चीज याद हो जाएगी। वो क्या चीज याद होएगी, तुम्हारे को सारे एलिमेंट के क्या याद हो जाएंगे, चार्जेस याद हो जाएंगे तुम्हारे को। अब चार्जेस याद होने का फायदा क्या है, कि अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी रिएक्शन भी आएगी, मान लो कि मतलब कोई मुश्किल सी रिएक्शन आ गई, तो भी तुम नाम पढ़ के क्या है, चार्जेस के यूज करके नया कंपाउंड जो बन रहा है उसका नाम लिख सकते हो। इस वाले में क्या दिक्कत है, इस वाले में तुम्हें वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी तुम उसका एलिमेंट बता पाओगे। पर मेरे वाले मेथड में क्या है, तुम्हारे को बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस लगा दो, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने माइनस लगा दो। ठीक है, आएगा दोनों मेथड समझ में। अभी तुमको देख के लगेगा कि टेक्निकली दोनों मेथड सेम है। तो ऐसे मत सोचना कि ये बिल्कुल ही सेम है, तो मैं एक ही कर लेता हूँ, दोनों नहीं करता। ठीक है, तो तुम क्या कोशिश करो कि जो एनसीईआरटी वाला मेथड है ना, वो एग्जाम में लिखने की कोशिश करो कि एग्जाम में कर लूँ मैं ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके। पर जो मेरा वाला तरीका है वो क्या करेगा, तुम्हारे को सोचने में, तुम्हारे को याद करने में हेल्प करेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं एक बारी, तीन चार क्वेश्चन और लेते हैं, उससे बताता हूँ कैसे, और दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। अब मान लो तुम्हारा है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फाइड में आईडी लगा हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगा, एस क्या आएगा मेरा, बाद में आएगा। ठीक है, अब मुझे हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है मेरी +1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, वन। सॉरी, +1 नहीं, वन। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो मेरे को पता है, वन होती है। पर सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है ना मुझे पता ही नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को सल्फर के आउटर मोस्ट नहीं पता, तो पहले मैं यहाँ टेबल में जाऊंगा, फिर यहाँ सर्च करूंगा सल्फर है क्या, ये रहा सल्फाइड। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है, दो है। तो मैं बस क्या करूंगा, सल्फर की वैलेंसी लूंगा और क्या लिख दूंगा, दो लिख दूंगा। ठीक है, फिर बस क्या करना, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर क्या बन गया मेरा, एच के नीचे क्या आ गया, टू आ गया, और एस के नीचे क्या आ गया, वन आ गया। तो वन में लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, H2S बन गया। समझ आया H2S कैसे बना। तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो। अब मेरे वाले मेथड पे आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रहा हूँ जब मैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे तो मुझे पता है +1 का चार्ज आता है। ठीक है, और ऐसा कैसा, इस चीज को याद कर लो, जब भी मुझे सल्फाइड या ऑक्साइड दिखे, मतलब क्या, जब भी मुझे क्या दिखे, सल्फाइड या मुझे दिखे ऑक्साइड, तो बस मैं कौन सा चार्ज लगा दूंगा उसके ऊपर, टू माइनस का। क्योंकि दोनों मेरे क्या होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर भाई भाई होते हैं, तो दोनों को क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, टू माइनस। ठीक है, फिर बस क्या करना है, ये वन है इसके पैर में लिख दो, और जो टू है वो क्या करो, इसके पैर में लिख दो। बस सेम आंसर आ गया। तो ये भी क्या बन गया मेरा, H2 और S। तो ये मेरे वाले तरीके से है। इसमें तुम्हारे को थोड़ा याद ज्यादा करना है ये। पर अब क्या, तुम कभी नहीं भूलोगे सल्फाइड की क्या होती है, उसके ऊपर चार्ज कितना आता है, टू माइनस का चार्ज आता है। तो जहां पे भी तुम्हें सल्फाइड दिख जाए ना, वहां क्या करना, सीधा आंख बंद करके टू माइनस लिख देना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम कौन सी रिएक्शन में लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो। हैं, ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। अब क्या है, मैग्नीशियम तो मेरे को समझ आ रहा है, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है, Mg। ठीक है। और Mg पे चार्ज कितना आता है, Mg पे चार्ज आता है हमेशा 2+ का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो मेरा हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड क्या है, मेरा दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो मेरा हाइड्रोजन, और एक क्या है मेरा ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आएगा, OH। ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरा, OH। ठीक है। अब OH का मतलब क्या है, OH का मतलब है कि मेरे इस पे चार्ज कितना है, -1 का चार्ज है। मैं बना के दिखा देता हूँ -1 का चार्ज क्यों है। जो मेरा ये ऑक्सीजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एक हाइड्रोजन ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। मान लो इसने सिर्फ क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन दोनों का तो बॉन्ड बन गया। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है अभी। तो ये क्या करेगा, हवा में से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। और क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। तो इसने हवा में से जो एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो इसको कौन सा चार्ज दे देता है, -1 का चार्ज दे देता है। ठीक है। एक तो मेरा ये कोवेलेंट बॉन्ड करके हाइड्रोजन से तो ले ही रहा है। ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का चार्ज नहीं आएगा। बट क्योंकि ये वाला मेरा एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, जो मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये अकेला है, इसको इसको और बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, एनवायरनमेंट से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इस वाले नए इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, एक -1 का चार्ज आ गया। तो इसलिए क्या बन गया, OH- बन गया। तो ये मेरा हाइड्रोक्साइड होता है। बस मुझे पता लग गया हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा उसका फॉर्मूला। वापस बता दूं। ठीक है। ऑक्सीजन है ये मेरा। ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। हाँ ना बोल। 6 होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, एक होते हैं। सही बात है। ठीक है। अब क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन ने बाई चांस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो बाई चांस किसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन पूरा छिल जाएगा, हाइड्रोजन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए क्या करेगा, ये इससे क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफर तो कर नहीं पा रहा है ये। तो क्या ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, पहले ये बात समझ आई। बना लेंगे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब मेरे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो पहले से ही थे, और एक और कौन सा आ गया, 7वां आ गया ये। पर क्या अभी स्टेबल है ये, क्योंकि उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, क्या लगता है, स्टेबल नहीं है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इसके पास तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं है आसपास की, उससे वो एक इलेक्ट्रॉन मांग ले। तो ये क्या करते हैं, हवा में से कहीं से, या मान लो कहीं और से कोई इलेक्ट्रॉन उड़ते हुए आया है, और इसके पास जाके लग गया। अब क्योंकि क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या है, इसके बाद ट्रांसफर हो चुका है, या इसने पूरी तरीके से गेन कर लिया वो इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, -1 का चार्ज आ गया। ये बात समझ आई, -1 का चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, पूरी तरीके से गेन कर लिया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये तो सिर्फ बॉन्डिंग में था, ये तो सिर्फ बीच में, मतलब बैंक के अंदर था, जॉइंट अकाउंट के अंदर। पर ये पूरी तरीके से इसका नहीं था। समझ आया डिफरेंस। ये ब्राउन वाले इसने पूरा का पूरा ही हड़प लिया, और इसलिए इस पे क्या आ गया, -1 का चार्ज आ गया। तो इसलिए ये पूरा जो कंपाउंड है। हाँ बताओ था। ठीक है। तो इसलिए ये मेरा जो पूरा OH हो गया, इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज हो गया, इसलिए मैं इसको पूरे को दिखा देता हूँ, इस पूरे के ऊपर चार्ज हो गया मेरा -1। तो ये ऐसे बनता है चार्ज, इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज हो गया। इसलिए OH के ऊपर कितना आ गया, -1। ये चाहे तो डायरेक्टली ऐसे कैसे याद भी कर लो, ये लिस्ट में लिखा भी होगा। ये रहा हाइड्रोक्साइड, OH-। तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना तुम्हारे को,
इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। तो mg के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। और OH के नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। बस हो गया तुम्हारा सॉल्व। तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, अब 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो ये क्या बन गया मेरा, MgOH होल ट्वाइस। तो इसका मैं बोलता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला MgOH2। ठीक है। और ये 2 ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के नीचे है। ये 2 हम कैसे देखेंगे, पूरे OH के नीचे है, ये वाला जो 2 है। क्योंकि क्या है, ये जो 2 है ये पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है OH से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ H से मल्टीप्लाई, तुमने H के नीचे 2 लिख दिया। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। आएगी वाली बात समझ में। ठीक है। अभी थोड़े और क्वेश्चन है, एक एल्यूमिनियम का और देख लो। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3 का। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, और OH का भी बताया है -1। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन करा आपस में तो क्या बन गया, Al के नीचे 1 और OH के नीचे क्या 3। तो AlOH होल थ्राइस। तो इसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए इन्होंने भी दिखा रखी है चीज कि AlOH होल थ्राइस है, ऐसे नहीं कि H के नीचे 3 लिखा है, होल थ्राइस है। ये डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ तक अब किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। फिर मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा इसके ऊपर, आयोनिक बॉन्डिंग के ऊपर, या जो केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि ये जरूरी है बहुत ज्यादा। इसके बिना तो क्या आएगा, तुम्हारा सारा चैप्टर जो केमिस्ट्री के है ना वीक हो जाएंगे, 10th के भी और अभी के भी, क्योंकि तुमको जब रिएक्शंस नहीं लिखनी आएगी। क्योंकि अभी तक क्या है, तुमने कभी केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं सीखा है, पर अब तुमने सीख लिया है बनाना, तो अब इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस भी दूंगा। तो इसके ऊपर बताओ, कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी कुछ चीज ना समझ आई हो, और ये चीज तो याद कर ही लो, नेक्स्ट क्लास में यही वाली टेबल है सबसे पहले रिवाइज हुई थी। ठीक है, और तुमसे ही सुनूंगा ये वाली टेबल में। ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो।